नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर जस्टिस पर उठे सुप्रीम सवालों के बाद योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर यह सबसे बड़ा हमला है और यह हमला किया विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने। दरअसल योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से पहले अपने सबसे आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं आजकल। 10 सीटों पर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ की खुद की साख के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उपचुनाव में जीत का पूरा दारोमदार बाबा के कंधों पर है। लेकिन हाल के दिनों में यही आक्रामकता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विपक्ष के हाथों में सबसे बड़ा हथियार बन गई है। खासकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद विपक्ष इसे धार दे रहा है और संविधान से जोड़कर वही नैरेटिव पेश करने की कोशिश में है जिस नैरेटिव ने लोकसभा में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। तो ऐसे में आज देखिए योगी का सियासी दम क्या बदल पाएगा यूपी का उपचुनाव, क्योंकि अब की है सीधी लड़ाई अखिलेश वर्सेस योगी। देखिए। मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा। यूपी की ये वो 10 सीटें जहां उपचुनाव होने। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होगा। एनडीए की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अब तक 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। बचे 3 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 7 दिन में जाएंगे, यानी उपचुनावों के लिए योगी का मिशन जारी है। मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। युवाओं को मुरादाबाद में ही उनकी डिग्री होगी और नाम भी गुरु जम्बेश्वर का नाम होगा। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। अंबेडकर नगर जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था,
इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कट्टर चेहरा बने हुए। लोकसभा चुनाव में भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। निशाने पर इंडिया गठबंधन यानी राहुल और अखिलेश हैं। लेकिन असली निशाना वो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होने। यही वजह है कि सीएम योगी उन जिलों में खास तौर पर जा रहे हैं जहां उपचुनाव होने। अब तक 8 जिलों का दौरा कर चुके हैं, बचे 2 जिलों का दौरा फिक्स है। 4 सितंबर को प्रयागराज के फूलपुर और 10 सितंबर को मिर्जापुर के मझवा जाएंगे। इससे इतर भी सीएम योगी अपने भाषणों में एजेंडा सेट करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी हिंदुत्व और सनातन के सहारे वोटर्स को साधने में जुटे, तो उनकी इस रणनीति की हवा निकालने में विपक्ष भी पीछे नहीं। बटेंगे का बयान आया तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घेर लिया, कह दिया जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। वहीं पीडीए के फॉर्मूले पर सवार इंडिया गठबंधन मुद्दों पर डबल इंजन सरकार को घेर रहा है। चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, इन्हीं के सहारे बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का टैग भी चस्पा किया जा रहा है। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चलिए अब सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जिस मिशन यूपी को योगी आदित्यनाथ हर हाल में साधने में जुटे हैं, उसमें सहयोगी ही कैसे पहली चुनौती पेश कर रहे हैं। जी, सहयोगी कैसे दिक्कत खड़ी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, समझिए। उपचुनाव में सीट बंटवारे पर पेंच है। आरएलडी और निषाद पार्टी अपनी अपनी मांगों को लेकर के दरअसल अड़ गई है। ये मांगे क्या है? तो ये मांगे हैं सीटों को लेकर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर इधर एनडीए में भी दो राय है।
आपने सुना किस तरीके से अलग अलग मंतव्य सामने आए एनडीए के सहयोगी दलों की। कुकरेल में घरों पर बुलडोजर चलाने का विरोध कार्यवाही रुकी। यहां पर निषाद पार्टी जिस तरीके से सामने आके संजय निषाद ने अपनी बातें रखी, उसका भी असर एक रहा। चौथा, कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर घेरा गया। एलजेपी को आप नहीं बोल सकते, भले बिहार से आती पार्टी, लेकिन इसके बावजूद सहयोगियों का यहां भी दबाव काम आया, अपने बोले। इसके अलावा एक बड़ी बात, 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले पर घेरा गया। अनुप्रिया पटेल आज भी उनके घर के बाहर अभ्यर्थी बैठे हैं क्योंकि मंत्री हैं इस नाते। अब ऐसे में सवाल उठता है, विपक्ष तो घेर ही रहा है, योगी की घेरेबंदी कर ही रहा है, और एक और मौका जो है वो बुलडोजर जस्टिस जो है वो उस माध्यम से सामने आ गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और ये परेशान कर रहा है। जाहिर है वो समझिए कैसे। दरअसल कोर्ट ने क्या कहा वो जानना अहम हो जाता है। देखिए, पहला तो कोर्ट की टिप्पणी सामने आई, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी हैं, और अगर वो दोषी भी हों तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। साफ साफ कोर्ट ने ऐसे किसी भी फैसले को लेकर अपना एतराज जाहिर किया। इसके बाद देखिए, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। ये किसने कहा? अखिलेश यादव ने कहा। यहां पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा इसके माध्यम से बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी ने यह कहते हुए निशाना साधा। मायावती ने देखिए क्या कहा, बुलडोजर का इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक होना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के बयान सामने आए जो इशारा करते हैं कि ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उपचुनाव से पहले जो योगी के खिलाफ जा सकता है। और यह साफ दिखता है कि जिन मुद्दों पर सवाल खड़े हुए, योगी आदित्यनाथ को उन फैसलों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और जाहिर है कि ये यू टर्न वोट नुकसान रोकने के लिए रहे, लेकिन क्या इससे वोटर खुश होंगे? हम आपको वापस लिए गए कुछ फैसले गिनवा देते हैं जल्दी से। देखिए कब कब योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले बदलने पड़े, कब कब योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसलों को लेकर के घिरे। तो पहला, शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लाए, विरोध हुआ, क्या किया? वापस ले लिया गया योगी सरकार की तरफ से कि नहीं, इसे खारिज करते हैं। दूसरा, संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं करने पर कर्मचारियों का वेतन रोका, लेकिन फिर विरोध देखने को मिला तो क्या किया गया? 16 घंटे में फैसला वापस। तीसरा, पराली जलाने के मामले में किसानों पर केस वापस लिए गए। जुर्माने की राशि, अब देखिए स्थिति क्या है, उल्टा जुर्माने की जो राशि ली गई उसे वापस करेगी योगी सरकार। चौथा, 69,000 शिक्षकों पर हाईकोर्ट के फैसले को मानेगी योगी सरकार। 4 साल से, याद करिए, गलती नहीं मान रही थी योगी सरकार, यही आरोप विपक्ष लगाता रहा, हालांकि बीजेपी का अलग इस पर कहना है। यानी कि मुद्दे और मुद्दों की काट, नेक टू नेक इस तरीके की फाइट चल रही है। लेकिन किसके मुद्दे चले, किसकी आक्रामकता सबसे ज्यादा चुनाव में असर करेगी, ये नतीजों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। दूसरी ओर वोटर्स को साधने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए समस्या बन गया है सहयोगियों को साधना, एक और वजह से। देखिए, यूपी में विधानसभा के 10 सीटों के लिए उपचुनाव दिसंबर से पहले कराए जाने, हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया, लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन की ओर से लगातार तैयारी की जा रही। इस तैयारी के बीच दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने की कवायद भी जारी। सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधनों में पेच। सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है। दरअसल कांग्रेस के नेता 50-50 की डिमांड कर रहे हैं, यानी कुल 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह से एनडीए में शामिल बीजेपी के 2 सहयोगी दल यानी कि निषाद पार्टी और अपना दल एस भी 2-2 सीटों की मांग कर रहे हैं। निषाद पार्टी ने मझवा और कटहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही साथ बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल भी गाजियाबाद और मीरापुर सीट चाहती है, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों को केवल एक सीट ही देना चाहती है। इंडिया और एनडीए के सहयोगी लगातार सीटों पर दावा करते रहे, वो इसको लेकर खुलकर बयान भी देते रहे। यही दोनों गठबंधनों की परेशानी का सबब भी है। हमने 10 में से 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। जो बीजेपी और गठबंधन की जहाँ सीटें थी वो हमने दिया है, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 है, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा, और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनकी बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए जीता था, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के पास थी। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जो इंडिया और एनडीए गठबंधन के गढ़ के रूप में हैं, जहां पिछले कई चुनावों से इन्हीं के प्रत्याशी जीते हैं।
मिल्कीपुर सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, जो अयोध्या के सांसद बन गए, जबकि 2017 में इस सीट से बीजेपी जीती थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कटेहरी सीट से पिछले 3 चुनावों में एक भी बार बीजेपी नहीं जीती। 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2017 में बीएसपी प्रत्याशी जीता था, जबकि 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 2022, 2017 और 2012 के चुनावों में यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही जीतते रहे। अभी ये सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज सांसद बनने से खाली हुई। कुंदरकी सीट को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कह सकते हैं। यहां से 2022, 2017 और 2012 में समाजवादी पार्टी जीतती रही। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022, 2017 और 2012 में यहां से सपा प्रत्याशी ही जीतते रहे। मझवा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी जीती थी। इससे पहले 2017 और 2012 के चुनावों में यह सीट बीजेपी के खाते में गई। फूलपुर सीट से 2022 और 2017 में बीजेपी के प्रत्याशी जीते, जबकि 2012 के चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी। मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी ने जीती थी, तब इसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, जबकि 2017 और 2012 में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद सदर सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा। यहां 2022, 2017 और 2012 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। खैर सीट पर भी बीजेपी जीतती रही है। 2022, 2017 और 2012 में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। पिछले 3 चुनाव के नतीजों को देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कह सकते हैं, जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी की हार नहीं हुई। लेकिन बदली हुई राजनीतिक स्थिति में क्या होगा, ये दिलचस्प है। अखिलेश यादव अगर पीडीए पर भरोसा कर रहे हैं, उसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी काट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान गुंडागर्दी, अपराधों में बाढ़, माफियाओं के साम्राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी को अंततः इन 10 सीटों पर जातीय गोलबंदी पर ज्यादा फोकस करना होगा। यानी यूपी की 10 सीटों को लेकर दोनों गठबंधनों की अपनी रणनीति है, लेकिन वोटर इससे कितना सहमत होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब आइए आपको दिखाते हैं, जब वोटरों को लुभाना है तो जाहिर तौर पर चुनौतियों पर काम करना होगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, चुनौतियां क्या नजर आती है एनडीए और इंडिया के बीच, वो देखिए। लोकसभा की हार को जीत में बदलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। अखिलेश यादव लोकसभा में मिली बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं और पीडीए प्लस बी, इसके अलावा भी अन्य मुद्दों पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व का कार्ड लोकसभा में नहीं चला था, लेकिन इसके बावजूद उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड जिसने बढ़त दिलाई, इसको और ठोस आकार देने में लगे हुए हैं। जातिगत जनगणना पर अब तक कोई स्टैंड यहां पर नजर नहीं आता, लेकिन वहां देखिए हर हाल में जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं संविधान से जोड़ते हुए। चौथी बात, 2027 से पहले जीत से खुद को स्थापित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यह बड़ी परीक्षा होगी उपचुनाव की, और उधर 27 की राह आसान करना एकमात्र मकसद अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि सत्ता से हटाना है योगी आदित्यनाथ को। इधर टिकट बंटवारे में सहयोगी दल की डिमांड से परेशानी नजर आती है। जैसा हमने आपको बताया कि 3 सीटें निषाद पार्टी 2 से 3 सीटों की मांग कर रही है, उधर आरएलडी भी 3 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कैसे पेच सुलझाया जाता है देखना होगा। अखिलेश यादव कांग्रेस की डिमांड से टिकट बंटवारे में यहां भी पेच फंसा हुआ नजर आता है, क्योंकि हाफ हाफ यानी 5-5 सीटों की डिमांड है। यानी कि इस लिहाज से सीट बंटवारे को लेकर उलझन दोनों ओर नजर आती है। हालांकि नुकसान से बचने की आशंका के तहत जो अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि आप और समाजवादी पार्टी दोनों दलों को कांग्रेस सीटें देने को राजी होती नजर आ रही है, वही संभावना और बेहद प्रबल संभावना यूपी में भी इंडिया गठबंधन के लिए नजर आती है। लेकिन एनडीए में बीजेपी बैकफुट पर रहते हुए सहयोगियों को कैसे राजी करेगी, अभी भी इस पर प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर यूपी में चुनावी माहौल उपचुनाव से पहले इंटेंस हो चला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।